तो दोस्तों स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिवेट पे स्टडी पर। एसएससी जीडी एग्जाम 2025 का 4 फरवरी 2025 का सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न देखेंगे जो कि आने वाले जिनका एग्जाम अभी बाकी है वो सभी एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। ठीक है, तो जो लोग जिनका एग्जाम मतलब बाकी है वो लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बताएंगे उस पर विशेष ध्यान रखना है, वो चीज़ें आपको याद रख कर लेना। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट्स एनालिसिस से क्वेश्चन लगातार पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवाएं, उससे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट उसमें बता दिए थे एक्स्ट्रा फैक्ट्स में कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। सेकंड शिफ्ट में वही क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए एनालिसिस से क्वेश्चन गारंटी के साथ प्रश्न लड़ेगा, इसलिए आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स पे ध्यान देना है और इस चैनल पर बने रहिए। आपको लगातार सभी शिफ्ट का एनालिसिस करवाया जाएगा। साथ में सबसे बड़ी बात ये हमारे चैनल पर रहेगा कि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको विशेष ध्यान इस पर रहता है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको ऐसा बताएंगे जो रिलेटेड टॉपिक का रहेगा और वहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और ऐसा देखा गया है कि जब भी एग्जाम कई शिफ्ट में होता है तो आपको जिस शिफ्ट मतलब जिस टॉपिक से और जिस चैप्टर से प्रश्न पूछा है उसी चैप्टर और टॉपिक से लगातार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और आप एनालिसिस जरूर देखिए और जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस टॉपिक को आप पढ़िए, उसी टॉपिक से आप पढ़िए। बाकी चीज़ें अभी कुछ भी मत पढ़िए, बस जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, जैसे पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा गया तो पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, हालांकि हम आपको सभी एनालिसिस में पूरे चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था था। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछे तो वो था कृषि का विकास, दूसरा पूछे तो औद्योगिक विकास। ठीक है, यही तीनों महत्वपूर्ण है जो कि पूछा जाता है। पहला कृषि का विकास, दूसरा पूछे तो औद्योगिक विकास और तीसरा पूछे तो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। जब भी किस मॉडल पर आधारित था तो यही दोनों क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछा गया कई वर्षों से। ठीक है, अभी रेलवे का एग्जाम हुआ, चाहे जो भी एग्जाम हुआ था उसमें पहली और दूसरी यही दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर अभी आपके एग्जाम में सेकेंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो पहली हेरोड डोमर मॉडल पर और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, महालनोबिस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। पंचवर्षीय योजना से आपको एक्स्ट्रा डिटेल में आपको फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में आपको बता चुके हैं। ठीक है, कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था, 1951 से 56। ठीक है, अभी आगे भी बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए लगातार आप एनालिसिस में बने रहिएगा। देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया पंचवर्षीय योजना से, आपको सेकंड शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया गया। पंचवर्षीय योजना क्या बोला, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरा तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नृत्य के लिए भारत रत्न किसे मिला है, तो नृत्य के लिए अभी तक भारत रत्न किसी को भी नहीं मिला है। ठीक है, कुछ नृत्य से संबंधित कुछ सामान मिले हैं, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी में, एसएससी सीजीएल में कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कैलूचरण महापात्रा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार आपको जो महत्वपूर्ण है यहाँ सब याद रख लेना है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कैलूचरण महापात्रा किस नृत्य से संबंधित है, तो ओडिसी से संबंधित है। ठीक है, उसी तरह आपको याद रखना ये रुक्मिणी देवी अरुंडेल ये भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार 1956 में इसको मिला था। इसको पुरस्कार मिला है महत्वपूर्ण, इसलिए ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाता है कि किस से संबंधित है ये। ठीक है, तो ज़्यादातर प्रश्न यही पूछा जाता है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल पूछा जाएगा किस से संबंधित है, भरतनाट्यम से। ठीक है, और यामिनी कृष्णमूर्ति मूर्ति ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। और कुमारी कमल ये भरतनाट्यम से। 3 हो गया भरतनाट्यम से, कौन कौन, रुक्मिणी, यामिनी कृष्णमूर्ति और कुमारी कमल ये भरतनाट्यम से संबंधित है। और सोनल मानसिंह और ये कालूचरण महापात्रा ये दोनों ओडिसी से संबंधित है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण याद रखना है, सोनल मानसिंह ओडिसी से और कैलूचरण महापात्रा ओडिसी से संबंधित है। ठीक है, अब आपको पहले शिफ्ट में ही बता दिया कि शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको हर शिफ्ट में हर दिन क्वेश्चन नृत्य से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। शास्त्रीय नृत्य हो गया, लोक नृत्य हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है, तो लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। अगर क्वेश्चन आपसे एक्स्ट्रा में पूछ लिया जाए कि आने वाले शिफ्ट में कि लोकसभा जो भंग होता है राष्ट्रपति करता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 85 का 2B के तहत लोकसभा को भंग किया जाता है। अब जैसे लोकसभा से यहाँ क्वेश्चन आया तो इससे रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कौन सा महत्वपूर्ण है कि
लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा का पहले यही बात करते हैं कि लोकसभा का गठन कब हुआ। तो लोकसभा का गठन पूछे या तो राज्यसभा का गठन पूछे, ठीक है, ये कब हुआ था, 1952 में हुआ था। या तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ, 1952 में हुआ था, ठीक है। ये तीनों अति महत्वपूर्ण याद रखना है, लोकसभा का गठन, राज्यसभा का गठन या तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुआ था। अगर बात करता है कि संसद किस अनुच्छेद में और राज्यसभा किस अनुच्छेद में और लोकसभा किस अनुच्छेद में, तो संसद है अनुच्छेद 79 में और राज्यसभा है अनुच्छेद 80 में और लोकसभा किस अनुच्छेद में, 81 में, ठीक है। याद कैसे रखना है, तीनों आपको याद रहेगा। एक शब्द याद रखना, सरल, है ना, सरल 79, 80, 81। सरल से हो गया क्या, 100 से संसद 79 में, रो से राज्यसभा अनुच्छेद 80 में और लोकसभा अनुच्छेद 81 में, ठीक है। तो सरल याद रखना है, तीनों लगातार अनुच्छेद है 79, 80, 81, ठीक है। और लोकसभा भंग करता है अनुच्छेद 85 के तहत। काफ़ी अति महत्वपूर्ण ये सभी अनुच्छेद है, ठीक है। और बात करते क्या, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप भी कोई एग्जाम दिए होंगे तो मिला हो जरूर। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन था, तो जीबी मावलंकर थे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो वो मीरा कुमार जो कि बिहार से थी। और लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष करंट अफेयर में पूछे तो ओम बिड़ला था, ठीक है। इतने सारी चीज़ याद रखना है। और क्या याद रखना है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, ये क्वेश्चन आता है तो बुलाता है राष्ट्रपति। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, यहाँ से 3 प्रश्न आता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। और ये किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है, तो अनुच्छेद 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है, तो लोक रंग उत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। पूछेगा कब मनाया जाता है, तो ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। कितने दिनों तक चलता है, तो 5 दिनों तक ये चलता है लोक रंग उत्सव, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करें तो हीरे का एकमात्र सर्वाधिक उत्पादक राज्य है वो मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में जाके कूनो नेशनल पार्क में, जो कि नामीबिया से लाया गया चीता, कहाँ रखा गया था, यही मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। मध्य प्रदेश का अभी मुख्यमंत्री कौन है, मोहन यादव है और यहाँ की राजधानी जो है भोपाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना के नए राज्यपाल का नाम क्या है। तेलंगाना के नए राज्यपाल है जिष्णु देव वर्मा। अब राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब क्या करंट में आपको याद रखना है, ठीक है। आपको बता भी देंगे एक बार, ठीक है। राज्यपाल अभी जो तेलंगाना का क्या कौन है, तो जिष्णु देव वर्मा। अगर तेलंगाना का मुख्यमंत्री पूछे तो अभी कौन है, रेवंत रेड्डी, है ना, रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी है तेलंगाना का मुख्यमंत्री। अच्छा, तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तो 2 जून 2014 को हुआ था, ये याद रखना है आपको। और तेलंगाना का में एक विश्व विरासत स्थल है, यानी कि रामप्पा विश्व धरोहर स्थल, किस राज्य में, तो तेलंगाना में, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे था, तो पंचवर्षीय योजना का संबंध है भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास से ये संबंधित है। पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये पंचवर्षीय योजना का संबंध भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास से था। इसे सोवियत संघ की योजना प्रणाली से प्रेरित होकर अपनाया गया था। इसका उद्देश्य है जैसे आर्थिक विकास, औद्योगिकरण, कृषि का विकास, बुनियादी ढांचे का विकास, सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, ये सभी इसका उद्देश्य था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पंचवर्षीय योजना के डिटेल, इसको आप PDF भी आपको डाल देंगे तो आप वहाँ पर देख लीजिए टेलीग्राम में। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए सभी पंचवर्षीय योजना यहाँ एक बार देखते हैं, ठीक है। पहले तो ये याद रखना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था, 1951 से 56 तक था, ठीक है। एक बार ये पहले देख लेते हैं। दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66 और चौथा है क्या, 69 से 74। अब देखिए यहाँ 66, यहाँ लगातार आया है 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, लेकिन 66 से ये नहीं हुआ आगे। 66 से 69 जो था ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा। ये क्या हुआ था, योजना अवकाश काल, यानी कि यहाँ पर कोई योजना, पंचवर्षीय योजना नहीं हुआ था। तो क्वेश्चन आएगा कि योजना अवकाश की अवधि थी तो क्या थी, 1966 से 69 तक था, ठीक है। फिर 69 से 74 हुआ था ये चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो ये सब 5-5 साल का चल रहा है, देख रहे हैं। 51 से 61 से 66, चाहे 56 से 61, यहाँ 69 से 74, ये 5 साल। अब देखिए पाँचवीं पंचवर्षीय योजना क्या हुआ, 74 से 78 तक ही चला, यानी कि 4 साल ही चला, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आता है ना, क्वेश्चन आता है, पूछा भी गया है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पहले समाप्त हो गया था, ये वाला पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पहले समाप्त हो गया था, ठीक है। तो ये हो गया। छठी पंचवर्षीय योजना है 80 से
85, फिर यहाँ पर 2 साल का गैप हुआ, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का गैप हुआ था 78 से 80 तक, फिर 80 से यहाँ चला। गैप कहाँ कहाँ हुआ ये ध्यान देना। देखिए पहले 66 से 69 में भी गैप हुआ था, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90, फिर यहाँ 2 साल का गैप हुआ 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 7वीं और 8वीं के बीच, है ना। फिर 92 से 97 है, 9वीं 97 से 2002, 10वीं पंचवर्षीय योजना 10वीं 2 ऐसे रिलेट कर लेना, 10वीं 2002 से 2007 तक, 11वीं 7 से 12 तक, अब 12वीं 12 से 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 2017 तक चला था, ठीक है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है वो भी ध्यान रख लेते हैं, ठीक है। जैसे पहले का आपको बता चुके हैं कि पहला का कृषि का विकास था, है ना, कृषि विकास था। दूसरा है औद्योगिक विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास की नीति। तीसरी में अर्थव्यवस्था की स्वतंत्रता या तो अर्थव्यवस्था को गति देना। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। पांचवी पंचवर्षीय योजना का था गरीबी उन्मूलन और कृषि उत्पादन वो आत्मनिर्भरता। एक क्वेश्चन पांचवी पंचवर्षीय योजना से ये भी आता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया था। फिर छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ नाबार्ड बैंक की स्थापना। नाबार्ड के बैंक की स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 में हुआ था। तो ये किस पंचवर्षीय योजना में आ गया? छठी पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 80 से 85 तक है। तो नाबार्ड की स्थापना पूछे किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। नेक्स्ट है सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन, रोजगार, ग्रामीण विकास, सामाजिक सेवा, जनता तक पहुंचना। आठवीं का उद्देश्य था मानव संसाधन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि जनसंख्या नियंत्रण के साथ मानव संसाधनों पर कार्य करना। तो मानव विकास के बारे में पूछ दिया जाएगा। तो ये आठवीं पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, तो ये याद रखना है। नौवीं है सरकारी संस्थानों का कार्यान्वयन। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा, कृषि क्षेत्र में कार्य, ग्रामीण विकास पर जोर। 11वीं का क्या उद्देश्य है? योजनाओं का विकास करना, जैसे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवासीय योजना। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था? आर्थिक विकास के लिए 10% का वार्षिक लक्ष्य, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। कभी कभी ये क्वेश्चन जब आगे बढ़ेगा, अभी शिफ्ट तो हार्ड क्वेश्चन होगा, तो ये भी पूछ लिया जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना का जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य कितना था? तो 2.1 था, ठीक है। उपलब्धि कितनी हुई? इससे ज़्यादा हुआ है ना, 3.6 हो गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? हानि हुआ था, 4.5 लक्ष्य था, 4.1 इसका हासिल हुआ। तो ये भी चीज़ें एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया? कलिंग नृत्य महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो कलिंग नृत्य जो महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। अच्छा, कलिंग से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, क्या मालूम कि अशोक का कलिंग युद्ध ये कब हुआ था? अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। अशोक का कलिंग युद्ध किस शिलालेख में इसका वर्णन है? तो अशोक के कलिंग युद्ध का जो वर्णन है 13वें शिलालेख में है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है, ठीक है। तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में अशोक ने लड़ा था, 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख है। अच्छा, कलिंग की बात आई है, ये कहाँ से? उड़ीसा से, ठीक है। अच्छा, उड़ीसा से और भी चीज़ें याद कर सकते हैं आप, क्या मालूम? उड़ीसा से महत्वपूर्ण चीज़ें याद कर सकते हैं आप, जैसे कि उड़ीसा में ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये किस राज्य में है? उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। यहाँ पर 3 अति महत्वपूर्ण मंदिर है जिससे एग्जाम में आता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया, फिर है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, फिर है आपका पुरी का जगन्नाथ मंदिर हो गया। उसके बाद है लिंगराज मंदिर, वो भी कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। उड़ीसा में और क्या याद रखना है आपको? राउरकेला स्टील प्लांट जो है, जो कि जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था दूसरी पंचवर्षीय योजना में, ये किस राज्य में? उड़ीसा में, राउरकेला। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है चिल्का झील, वो किस राज्य में? उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। सभी चीज़ें आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप पढ़े हुए हैं, सुनते जाइएगा, काफ़ी रामबाण की तरह आपका काम आएगा और खटाखट वहाँ पर एग्जाम में आप टिक करिएगा, ठीक है। जैसे भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उड़ीसा में है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय सीमा से 1 वर्ष पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना था ना, 74 से 78 है ना, 1974 से 78। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 साल पहले समाप्त हो गया था। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर, ये मतलब कि 5वीं पंचवर्षीय योजना इसका
करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर 5वीं पंचवर्षीय योजना से याद रखना क्या, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ना, इसके बारे में आपको बता दिए। इस समय क्या मोरारजी देसाई सरकार ने इसे खारिज कर दिया था और 1977 को मोरारजी देसाई भारत के पहले जनता प्रधानमंत्री बने थे। पारुल परमार किस खेल से संबंधित है, तो पारुल परमार ये बैडमिंटन से संबंधित है। किस खेल से, बैडमिंटन से संबंधित है। जैसे साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, तो वो भी बैडमिंटन से संबंधित है। सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी है, तो ये सब ध्यान रखना है। पारुल परमार एक भारतीय प्रसिद्ध पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है, ये पारुल परमार। ठीक है, और उन्होंने भारत के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक भी जीता है। और इसी तरह एक नाम है और पारुल चौधरी है। ठीक है, तो अगर पारुल चौधरी पूछे तो वो है एथलेटिक्स है, वो उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभना नारायण का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य है, तो व्यक्ति और किससे संबंधित महत्वपूर्ण है, आपको पीछे बताए थे और भी आगे बताएंगे। ठीक है, शोभना नारायण का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से, तो कथक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और आपको जब ओल्ड शिफ्ट का एनालिसिस लाएंगे तो आपको महत्वपूर्ण व्यक्ति और उससे संबंधित जो शास्त्रीय नृत्य है वो भी आपको करवाएंगे। ठीक है, तो जहाँ से क्वेश्चन आएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तमिलनाडु से नृत्य यानी कि एरिया की कौन सा नृत्य कहाँ का है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य तमिलनाडु से ये राज्य से संबंधित है, तो ये तमिलनाडु से संबंधित कौन सा, भरतनाट्यम। आपको फर्स्ट शिफ्ट में आपको डिटेल में बता दिए थे कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, भरतनाट्यम ये तमिलनाडु, ऐसे रिलेट करके याद रख लेना। भरत तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और ये भारत का ये क्या सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। फिर यहाँ पर बताते हैं आपको शास्त्रीय नृत्य के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, आपका जिस भी डेट में एग्जाम है, आप लोग का कब कब एग्जाम है, किस डेट में है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आपको बताते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो आप कहिएगा 8। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो 9 शास्त्रीय नृत्य है। ये संगीत नाटक अकादमी के अनुसार पूछे तो 8 होगा, और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो वो कौन कौन सा नृत्य है वो देखते हैं। तो भरतनाट्यम डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा किस राज्य से, तो तमिलनाडु। ऐसे रेट करके याद रखना, भरत तमिल। ठीक है, और कथक उत्तर प्रदेश का है या तो उत्तर भारत का बोले। ठीक है, कथक और उसी तरह के कथकली, तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो तो याद कैसे रखना है, देखिए कथकली, कली लो आ रहा है ना, तो लो से रिलेट कर देना, केरल, कथकली केरल, लो आएगा तो केरल में चला जाएगा। ठीक है, दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कथकली जैसे आएगा केरल चला जाएगा। ठीक है, और फिर कथक का हो जाएगा उत्तर भारत, कथकली केरल। और एक और है केरल से मोहिनी अट्टम। ठीक है, वो भी पीछे नीचे है, दिखाएंगे। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, याद कैसे रखना है, कच्छ का पुड़िया आंध्रा में खा गए, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। जब भी क्वेश्चन आएगा ना कुचिपुड़ी किसने, तुरंत दिमाग में आ जाए कच्छ का पुड़िया आंध्रा में खा गए, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, 5वां क्या है, ओडिसी, नाम से याद रहेगा। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य जो है उड़ीसा से। मणिपुर का भी नाम से याद रहेगा, मणिपुर का है। मोहिनी अट्टम बताए थे क्या, केरल का, और कथकली केरल का है। सतरिया असम का है, इसको भी ऐसे रिलेट कर लिए सो से, है ना, सतरिया असम। ये 8 हो गया संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। लेकिन संस्कृति मंत्रालय ने 6 शास्त्रीय नृत्य को भी भारत का शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया, 6 को। ठीक है, तो 6 कहाँ का है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड का है। तो तीनों में से एक ही ऑप्शन कोई रहेगा तो वहाँ पर टिक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 6 भी शास्त्रीय नृत्य है भारत का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे क्लीमेंट एटली। यहाँ से 3 प्रश्न इसी तरह का पूछा जाता है। एक तो पूछ लिया कि आज़ादी के समय यानी 1947 की बात हो रही है, क्लीमेंट एटली था। एक क्वेश्चन आएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था, तो उस समय था विंस्टन चर्चिल था, है ना, विंस्टन चर्चिल था। और एक क्वेश्चन आएगा कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो वो था पाम अस्टर्न। ये 1857 के समय था। ठीक है, क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पाम अस्टर्न था, और आज़ादी के समय क्लीमेंट एटली हो गया, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय विंस्टन चर्चिल था। ठीक है, तो ये तीनों प्रधानमंत्री को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 2023-24 सतत विकास लक्ष्यों SDG के रिपोर्ट के मुताबिक सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य
कौन सा है? सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है ना, उसको 25 अंकों के वृद्धि के साथ सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। यहाँ से 2 प्रश्न और बनता है, अति महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बाकी है अभी पूछना, ठीक है। कौन कौन सा है? पूछेगा कि 2023-24 सतत विकास लक्ष्य यानी SDG के रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अच्छा प्रदर्शन किस राज्य का रहा? सबसे अच्छा रहा केरल का, ठीक है, और सबसे खराब जो रहा, सबसे नीचे खराब, वो रहा बिहार का। ये दोनों प्रश्न पूछना अभी बाकी है, इसलिए इस पर नज़र बनाए रखना है, ठीक है। सबसे अच्छा प्रदर्शन सतत विकास लक्ष्य के अनुसार केरल का है, सबसे खराब है बिहार का, ठीक है। अच्छा, सबसे तेज़ी से विकास जो हो रहा है उत्तर प्रदेश का, इसके बाद अगर पूछे तो जम्मू कश्मीर है और उत्तराखंड है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अभी आपके लिए क्या है? केरल सबसे अच्छा प्रदर्शन और बिहार सबसे खराब प्रदर्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट है। अच्छा, इसको जारी कौन करता है? तो ये नीति आयोग जारी करता है, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का। इसका पहले नाम क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग को नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है। नेक्स्ट है, नीलगिरी पर्वतमाला भारत के किन 3 राज्यों की सीमाओं तक फैला हुआ है? तो नीलगिरी पर्वत कहाँ है? तो ये अगर देखते हैं इंडिया का मैप तो नीलगिरी पर्वत यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपको तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक यहाँ पर ये फैला हुआ है, ठीक है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है? तो वो नीलगिरी ही है, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो याद रखना, नीलगिरी पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोदा बेटा है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व पूछे तो नीलगिरी है। नीलगिरी किस राज्य में है? तो यहाँ पर है तमिलनाडु में, ठीक। ये सारे प्रश्न याद रखना है, ठीक है। अच्छा, बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। पुरानों की संख्या कितनी है? तो 18 है। रेलवे जोन की संख्या कितनी है? 18 है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, और महाभारत में पर्व कितने? वो भी 18 है, ठीक है। अच्छा, जीवन का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो ये मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 21 में, ठीक है। जीवन का अधिकार जो है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बोलते हैं, अनुच्छेद 21 में। यही वो अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रीय आपात के समय यह अनुच्छेद स्थगित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन आएगा कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता है राष्ट्रीय आपात के दौरान? तो यही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21, है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और मौलिक अधिकार ये किस भाग में? भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू मंत्र और जादू टोना से संबंधित है? तो ये कौन सा वेद है? तो अथर्ववेद ये संबंधित है। अच्छा, एक चीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, जैसे हम अगर एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं ज़्यादा अधिक से अधिक तो हमको ये लगता है कि ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है, आप लोग को ख़राब तो नहीं लगता है, मतलब क्या ना, बोरिंग तो नहीं लगता है? इसलिए आप कमेंट करके बताइएगा कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स और ज़्यादा बताना है या तो कम बताना है, या तो ये वाला ठीक चल रहा है इतना, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर करके बताइएगा एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताना है कि नहीं बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अथर्ववेद आइए। अब वेद से क्या क्वेश्चन आएगा? निश्चित रूप से आएगा क्वेश्चन। जहाँ यहाँ अथर्ववेद का पूछ लिया तो अभी बचा क्या है? ऋग्वेद, आपका यजुर्वेद, सामवेद, ये सब वेदों के बारे में आपको जानना है। तो जादू टोना है अथर्ववेद में, ठीक है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यजुर्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, ठीक है। उसके बाद है यजुर्वेद, उसके बाद है आपका सामवेद, उसके बाद है अथर्ववेद। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है ना कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ऋग्वेद से और क्वेश्चन क्या आएगा? जैसे अथर्ववेद से आया उसी तरह आएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ये ऋग्वेद में है, ठीक है। और यज्ञ का उल्लेख यजुर्वेद में है, और संगीत का वर्णन सामवेद में है, और जादू टोना है अथर्ववेद में है। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है ना, ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त है ना, 1028 सूक्त है। उसी प्रकार जैसे अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है, और इसमें 20 अध्याय है, 731 सूक्त है अथर्ववेद में, और 5987 मंत्र है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2024 में केरल के वायनाड लोकसभा सीट से किसने इस्तीफा दिया था? तो वायनाड और रायबरेली, ये दोनों जगह से चुनाव लड़ता है कौन? तो राहुल गांधी। तो ये राहुल गांधी ही इस्तीफा देगा ना, तो ये इस्तीफा दे दिया था, लेकिन ये रायबरेली सीट से अभी ये सांसद हैं, ठीक है। और राहुल गांधी से एक क्वेश्चन और याद रखना, क्या लोकसभा में विपक्ष के नेता अभी वर्तमान में कौन है अगर पूछे तो राहुल गांधी है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और जनजाति विधेयक 2024 कौन से राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उड़ीसा के बारे में आपको डिटेल में बता चुके हैं, ठीक है। रही बात SC ST के, SC ST अगर पूछे लोकसभा में या तो राज्यसभा में सीटों का जो आरक्षण है, SC ST का आरक्षण, सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है?
तो ये लोकसभा में SC/ST का आरक्षण है 330 में अनुच्छेद, ठीक है। और राज्य विधानसभा में SC/ST का आरक्षण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 332 में। ये दोनों अनुच्छेद अति महत्वपूर्ण है, कतई जहर है, याद रखना है। तो लोकसभा में अगर पूछे, है ना, ये लोकसभा में SC/ST का आरक्षण अनुच्छेद 330 और विधानसभा में अनुच्छेद 332 है। तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो तो थोड़ा सा रिलेट कैसे कर लेना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विधानसभा में SC/ST का आरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो आपको दिमाग में तखने क्वेश्चन आएगा, दिमाग में आ जाएगा अरे 330 में है कि 332 में है। तो इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए, विधानसभा 32 और लोकसभा 330 में है, ठीक। चलिए, बांग्लादेश का राजकीय धर्म क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया। पड़ोसी देश से आपको राजकीय धर्म हो गया, राजकीय भाषा हो गया, उसकी राजधानी, मुद्रा, ये सब आपको याद रखना है। निश्चित रूप से गारंटी के साथ क्वेश्चन आएगा, इसलिए पहले बता दिए आप ये सब चीज़ों पर ध्यान रखना है। आपको हम एनालिसिस में आप बने रहिए चैनल पर, आपको सारी चीज़ आपको बताएंगे भी, ठीक है। तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको सारी चीज़ बता भी देंगे, ठीक है। तो बात करते हैं, बांग्लादेश का राजकीय धर्म पूछा तो क्या है? इस्लाम। बांग्लादेश का राजकीय धर्म है इस्लाम है, जो कि बांग्लादेशी संविधान के अनुच्छेद 2A में इसका वर्णन किया हुआ है और इस्लाम को राज्य धर्म घोषित किया गया, ठीक है। ये बांग्लादेश की बात हुई। पहले आप पड़ोसी देश कौन कौन सा पहले ये जानिए, उसके क्वालिटी जानिएगा, ठीक है, उसके बारे में। तो किसके किसके बारे में जानना है पहले वो जानिए। तो भारत का जो स्थलीय सीमा से लगा देश कौन कौन सा है, तो वो है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इसको याद रखना है, 7 देश है, बचपन में MBA किया। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इसको याद ऐसे भी रखना है कि ये जो है ना, सब क्वेश्चन आएगा कि सबसे अधिक भारत के साथ स्थलीय सीमा कौन साझा करता है, तो बांग्लादेश करता है। सबसे कम कौन करता है? अफगानिस्तान करता है, ठीक है। और ये क्रम से भी मालूम, जैसे बचपन में MBA के ये ट्रिक है ना, ये क्रम से सबसे अधिक सीमा साझा करेगा बांग्लादेश, उसके बाद चीन, उससे कम है पाकिस्तान, उससे कम है नेपाल, उससे कम है म्यांमार, उससे कम है भूटान, और सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान, ठीक है। बचपन में MBA किया, ये जो आकार के अनुसार जो है ना, लंबाई के अनुसार ये ट्रिक में सेट भी है, ठीक है। इसलिए सबसे अगर अधिक पूछे तो बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा सबसे कम कौन करता है, तो आपके दिमाग में आ रहा है अफगानिस्तान, ठीक है। अगर अफगानिस्तान ऑप्शन में रहे ही नहीं तो क्या होगा आंसर? तो भूटान रहेगा, भूटान आंसर हो जाएगा। अगर भूटान भी आंसर ऑप्शन में नहीं है, अफगानिस्तान और भूटान दोनों नहीं है, अगर पूछ लिया जाए सबसे कम सीमा साझा कौन करता है, तो वहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में अगर म्यांमार है तो म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। तो वो ऑप्शन के अनुसार भी आंसर आप लगाइएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्या, ये पूछा क्या राजकीय धर्म, तो राजकीय धर्म का ही पहले बात कर लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं, नेपाल का राजकीय धर्म क्या है? हिंदू है, ठीक है। और श्रीलंका का बौद्ध है। भूटान का पूछे तो महायान बौद्ध धर्म है। अफगानिस्तान का पूछे तो सुन्नी इस्लाम है। बाकी कोई देश का जैसे कि चीन हो गया, ये सब का नहीं है, जिसका है आपको बता दिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, पहले बांग्लादेश के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी का ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका, ठीक है। अब बात करते हैं पड़ोसी देश का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अभी बात कर लेंगे, क्या मालूम? बात कर लेंगे उसकी भाषा का। बांग्लादेश की भाषा क्या है? राजकीय भाषा है, आधिकारिक भाषा है बंगाली। बांग्लादेश का है बंगाली, ठीक है। बांग्लादेश। और चीन का क्या है? मंदारिन। पाकिस्तान का क्या है? उर्दू। नेपाल का क्या है? नेपाल का आधिकारिक भाषा नेपाली। और म्यांमार का जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है? बर्मी। और भूटान का क्या है? जोंगखा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये बार बार रिपीट होता है। भूटान का पूछेगा ना कि आधिकारिक भाषा क्या है, तो जोंगखा, याद रखना है इसको, जोंगखा। फिर चीन का पूछेगा तो मंदारिन, आपको बता दिए, मंदारिन आधिकारिक भाषा। और क्या बचा था बचपन में? MBA। अफगानिस्तान का बचा, तो अफगानिस्तान का आधिकारिक भाषा है वो है पश्तो। अफगानिस्तान का आधिकारिक भाषा क्या? पश्तो, ठीक है। तो आधिकारिक भाषा सबका मालूम हो गया। फिर से एक बार समझिए, देखिए, बांग्लादेश का बंगाली, चीन का मंदारिन, पाकिस्तान का उर्दू, नेपाल का क्या है? नेपाली। और म्यांमार का है बर्मी, है ना, म्यांमार का पुराना नाम भी था बर्मा, वहाँ से रिलेट कर लेना है। और ये क्या बचा? भूटान का जोंगखा और अफगानिस्तान का पश्तो। ये हो गया आधिकारिक भाषा। अब बात करते हैं क्या, बात कर लेते हैं मुद्रा का। तो बांग्लादेश का क्या है? टका। चीन का क्या है? युआन। युआन या तो रेन मिन बी। युआन अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो रेन मिन बी, ठीक है, रेन मिन बी।
और क्या हो गया, बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का रुपया ही है, नेपाल का रुपया ही है। और बात करते हैं म्यांमार का मुद्रा का नाम क्या है, तो कयात। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना, म्यांमार की मुद्रा का नाम है कयात। और भूटान की मुद्रा का नाम क्या है, तो नगुल्ट्रम। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, नगुल्ट्रम। भूटान का मुद्रा का नाम क्या है, तो नगुल्ट्रम है। अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम अफगानी है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका 4 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न होता है समाप्त। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले शिफ्ट के साथ। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।